My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. I myself Markandeya once again came before you to discuss very important aspect of your competitive exam. Let me allow to go through the questions which has been asked in 2025 UPSC Civil Service Preliminary Examination that has already held on 25 June 2025. My dear students, इस साल 25 जून को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज मैं आपके सामने उन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो इस साल सिविल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेट मी अलो टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री सेक्शन से जो सवाल पूछा गया उसमें से पहले नंबर पर यह सवाल था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, गांधी जी सेज एट द टाइम ऑफ सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। राजद्रोह, शासन से द्रोह करना मेरा धर्म बन गया है। ये कथन गांधी जी ने कब कहा था, ये सवाल पूछा गया है। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, गांधी जी सेज एट द टाइम ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिकली वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। थर्ड ऑप्शन है अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फोर्थ ऑप्शन है लॉन्चिंग द क्विट भारत मूवमेंट। तो दोस्तों सवाल यह है कि गांधी जी ने कब कहा था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, राजद्रोह देशद्रोह मेरा धर्म बन गया है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? और आपके पास ऑप्शन 4 हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय, डांडी में नमक बनाने या नमक कानून को तोड़ते समय, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते समय, या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते समय। इन 4 सरकमस्टांसेज में से किस सरकमस्टांसेज में गांधी जी ने ये कहा था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, राजद्रोह देशद्रोह मेरा धर्म बन गया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि जितने भी कोट्स या स्टेटमेंट्स महापुरुषों के हिस्टोरिकल फिगर्स के हैं वो सब आपको याद रहें और उनकी परिस्थितियां भी याद रही कि कब वो क्यों कही गई थी। तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और स्टेटमेंट और कथन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवालों में हम अपने लॉजिक को अप्लाई करेंगे और उसके जरिए ऑप्शन को डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं लॉजिकली थिंक ओवर करता हूं कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह मेरे दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी नोविस हैं। 10 जनवरी 1915 को वे साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए हैं। उसके बाद लगभग 1.5-2 सालों तक उन्होंने पूरे भारत का बाई फुट भ्रमण किया है और पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम है चंपारण सत्याग्रह। तो कोई अपने पहले ही चरण में, जो बहुत छोटे स्तर का आंदोलन है बिहार के चंपारण क्षेत्र में, तो इस समय मुझे नहीं लगता कि गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में इतने मजबूत और कॉन्फिडेंट सरकमस्टांसेस को अचीव कर लिए थे जहां वो कह सकते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ द्रोह करना मेरा धर्म बन गया है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है। चंपारण में गांधी जी नोविस हैं और इस समय इतनी बड़ी बात वो कहेंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। पब्लिकली वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। अब यहाँ पर ये लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से डांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं और लोगों से भी अपने स्तर पर कानून को तोड़ने की अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकमस्टांसेस ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि शायद इस परिस्थिति में गांधी जी ने कहा हो कि अब
देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह मेरा धर्म बन गया है, क्योंकि मैं अब किसी भी कानून का पालन करने वाला नहीं हूं, और मैं ही नहीं, वे सारे भारतवासी को भी इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो यहाँ बात थोड़ी तर्कसंगत लगती है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देख लें, अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ भी मैं कह सकता हूं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए हैं, और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जहां वो ब्रिटेन में भारत से संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं, शासनाधिकारी हैं, उनके साथ वो बात करने गए हैं। तो यह एक संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। वहां वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि देशद्रोह करना मेरा धर्म है? तो ये बात यहां भी सही नहीं लगती है। और फोर्थ विकल्प जो है, लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट और द क्विट भारत मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, और इसको आगाज करने का, इनिशिएट करने का श्रेय मिला था अरुणा आसफ अली को। गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट से जब हम जोड़ते हैं तो सीधे हमारे सामने जो स्टेटमेंट आता है, जो चीज उभरता है, वो है डू एंड डाई, करो या मरो। तो यहां पर जो बात है, मूवमेंट का जो इंटेंसिटी है, वह सेडिशन से कहीं ऊपर है। बात यहां सेडिशन की नहीं है, सेडिशन से बात बहुत आगे जा चुकी है। गांधी जी यहां बिल्कुल रिवोल्यूशनरी मूड में दिख रहे हैं, और वो करो और मरो का नारा दे रहे हैं। करो और मरो का मतलब सिर्फ कानून का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर सरकार का विरोध करना है। तो यहां भी तर्कसंगत नहीं लगता कि यहां गांधी जी अपने को इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि सेडिशन हैज कम माई रिलीजन। तो मिला जुला कर लॉजिक के बेस पर यह तय होता है कि ऑप्शन बी जो है, पब्लिकली वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी, यही वह परिस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करता हुआ दिखता है जहां गांधी जी कहे होंगे कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, बिकॉज वे खुद भी कानून तोड़ रहे हैं और लोगों को भी कानून तोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च गांधी जी ने 23 मार्च को शुरू किया था, और वे 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे, और वहां अपने हाथों से समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया था, जबकि उस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था। मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए बिना कोई भी व्यक्ति नमक का निर्माण नहीं कर सकता था। तो गांधी जी ने खुद अपने हाथों से नमक बनाकर वहां इस कानून को तोड़ा था, और इस सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया था कि प्राकृतिक संसाधन पर वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का प्रथम अधिकार होना चाहिए। तो ये दांडी मार्च के बारे में एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करता चलूं आपसे कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ उनके 78 अदर एसोसिएट्स थे। मतलब दांडी मार्च में कुल 79 एक्टिविस्ट थे गांधी जी को शामिल करते हुए, और इन लोगों ने 24 डेज में 240 मील की यात्रा तय करके साबरमती से दांडी पहुंचे थे। प्रतिदिन 10 मील की यात्रा तय की जाती थी, और इस तरह से 24 दिनों में यह यात्रा पूर्ण हुई थी। अब एक दूसरे परिवेश में मैं आता हूं कि आखिर ये सेडिशन का सवाल यूपीएससी ने इस साल क्यों पूछा। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने पढ़ाई को जब तक प्रेजेंट से, वर्तमान से रिलेट नहीं करेंगे, तब तक आप में फुलर कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसका करंट से जुड़ाव है, संदर्भ है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें आईपीसी के आर्टिकल 124A को समीक्षा करने की बात कही गई थी। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। आर्टिकल 124A ये आर्टिकल था आईपीसी में, और ये आईपीसी में लाया गया था 1870 में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये कहा कि ये जो सेडिशन का कानून है 124A इंडियन पिनल कोड में, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, या तो न्यायालय के द्वारा या सरकार के द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो उस समय ये काफी चर्चा में आया था, सारे समाचार चैनलों और अखबारों में ये प्रमुख विषय वस्तु बना था, जब सेडिशन एक्ट आईपीसी में जो 124A था, अब बीएनएस में भी ध्यान रखिए कि अब जो भारतीय न्याय संहिता बना है उसमें यह आर्टिकल एक्ट 152 हो गया है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो आप वहां से जोड़ के देख सकते हैं। सेडिशन के ये जो मामले हैं, वो ये जो कानून है वो 1870 से है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इस सेडिशन एक्ट के शिकार होने वाले जो सबसे बड़े और महान व्यक्ति थे सबसे पहले, वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और आपको याद होना चाहिए कि 1908 में उन पर इसी सेडिशन एक्ट के तहत मुकदमा चला था और उनको 6 साल के लिए कैद करके बर्मा भेज दिया गया था, 6 साल की सजा दे करके। और बर्मा के रंगून जेल में रहते हुए ही उन्होंने वहीं पर गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इन सारे तथ्यों को, लेफ्ट राइट को देखते हुए हम लोग इस साल यूपीएससी में जितने भी सवाल आए हैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अब हमें इजाजत दीजिए, दूसरे सवाल की ओर मैं आता हूं। और सेकंड क्वेश्चन जो हिस्ट्री सेक्टर से पूछा गया है वो ये था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ। कि ये जो डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई जो लड़की मिली है मोहनजोदारो, जो एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो किस धातु से बनी है, किस चीज से बनी है? तो ऑप्शन में दिया गया है कार्नेलियन, क्ले, ब्रोंज और गोल्ड। पूछा जा रहा है आपसे कि डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ कार्नेलियन, इसको इंद्रगोप मणि कहते हैं हिंदी में, इंद्रगोप मणि, और क्ले मृत्तिका, और ब्रोंज कांस्य, और गोल्ड स्वर्ण। तो पूछा यह जा रहा है कि डांसिंग गर्ल नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो में, वो मूर्ति किस चीज से बनी हुई है? तो इसका बहुत ही स्ट्रेट जवाब शायद आप सभी को मालूम होगा कि ये कांसे का बना हुआ था। और कांसा जो है वह कॉपर और टीन का एक एलोय होता था, जिसका यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में धड़ल्ले से बृहद पैमाने पर होता था। और ये डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वह ब्रोंज की बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये 25 में पूछ रहे हैं आपसे कि डांसिंग गर्ल किस धातु से या किस तत्व से बना है ये बताइए, तो यहाँ पर मेरा इशारा ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेजर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके बारे में आप क्लियर हो लीजिए। और वहाँ ज्यादा नहीं, कम से कम आप पृष्ठ किंग के बारे में जरूर जानिए। हो सकता है अगली बार पृष्ठ किंग पूछ दिया जाए। दूसरा, आप मदर गॉडेज के बारे में जरूर जानिए, मदर गॉडेज। और तीसरा आपको ये डांसिंग गर्ल है। और चौथा एक आप जानिए पशुपति, पशुपति सील के बारे एंड डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। यदि पृष्ठ किंग की बात करें तो ये स्टोन से बना है। मदर गॉडेज की बात करें तो ये टेराकोटा से बना है। और पशुपति सील जो है वह एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन है, स्टीयरटाइट, इससे बना है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग डांसिंग गर्ल,
priest king, mother goddess, and Pasupati seal all are found from Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, a famous, most celebrated site of Indus Valley civilization. तो ये चारों जो मेन आर्टिफैक्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को रिवेल करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं, ये चारों ही स्पेशल आर्टिफैक्ट, प्रिस्ट किंग, मदर गॉडेज, पशुपति सील एंड डांसिंग गर्ल आर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस, लरकाना डिस्ट्रिक्ट. वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो का साइट पड़ता है और इस मोहनजोदड़ो साइट से ही ये चारों मेन आर्टिफैक्ट हमको मिले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को रिवील करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए. और फिर अगले एपिसोड में हम लोग कुछ सवाल को लेंगे. अभी के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना. आने वाले दिनों में जो यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो शामिल होने वाले हैं, जैसे क्लैट का एग्जाम है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का एग्जाम है या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं या इसका प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है. तो आप लगातार बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर बताइए. हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो, ये बताना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के मुताबिक हम यहाँ चेंजेस लाते हैं ताकि आप और ज़्यादा गहराई के साथ चीज़ों को समझ सकें और हर एक विषय वस्तु पर अपनी राय बनाने में कायम हो सके. सो आई होप दैट you must say your opinion about this special digital learning platform Markandeya Mission. That's all. Many thanks to all of you. Jai Hind, Bande Mataram.